नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संदीप कामड़े आज आपके लिए लाया हूँ HRM का पार्ट 4। दोस्तों, हमने इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़े, जिसमें हमने लगभग 1 से 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवरअप करने की कोशिश की, जिसमें आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सके ऐसे क्वेश्चंस। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट के ऊपर। 101 फॉलोइंग इज या द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ इंस्पेक्शन। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट भी क्वालिटी प्रोडक्ट का, डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट का, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट में अगर इंस्पेक्शन देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव जो होता है प्रोडक्ट का वो होता है क्वालिटी में प्रोडक्ट के डिफेक्ट्स निकालना और कस्टमर सेटिस्फाइड रखना, मतलब सभी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। इसका आंसर क्या रहेगा आपका? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड जो है 102 का, लार्ज रिक्रूटमेंट, बड़ी रिक्रूटमेंट जो होती है वो प्रॉब्लमेटिक एंड वाइस वर्सा, यानी कौन सी? लेस या मोर? मोर प्रॉब्लमेटिक होती है या लेस प्रॉब्लमेटिक होती है या एनी ऑफ द अबव? इसका मतलब क्या है कि जो बड़ी रिक्रूटमेंट होती है वो कम प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि छोटी रिक्रूटमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम जाती है, समस्या मतलब समय हमें उतना ही लगता है लगभग, बट बड़ी रिक्रूटमेंट हो तो हम काफ़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है बड़ी रिक्रूट कराने का HR का। The following person has suggested the new concept which take into account various key factor। जो नीचे दिए गए पर्सन से उन्होंने काफ़ी अच्छे फैक्टर्स प्रोवाइड किए हैं, दैट विल बी टेल, जिन्होंने बताया है क्या? ओवरऑल द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब परफॉर्मेंस के लिए जो सबसे बड़ी कंसेप्ट है वो किसने मतलब एक्सप्रेस की है, तो वो है एलिट जेक्यूज। बाकी फ्रेड, लुथास और जॉरन ने नहीं की है, इन्होंने परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब के ऊपर काफ़ी अच्छा कमेंट किया हुआ है, काफ़ी अच्छा थॉट लिखा हुआ है। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है दोस्तों। अगर थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है तो ये ध्यान में रखिए, परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब का जो कंसेप्ट है वो किसने बोला है, तो वो आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट, द 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन अलाइनिंग द बिजनेस को सही तरीके से अलाइन करने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं स्ट्रेटजी विद HR के सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस में क्या देखा जाता है? तो HR की सबसे प्रैक्टिस में बिजनेस स्ट्रेटजी होती है, ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस तो होती है और ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी भी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिया है मार्केटिंग नहीं होती उसमें, बाकी ये सब चीज़ें हो सकती है। बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं हो सकती है, ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये लगभग दोनों क्वेश्चन सेम लग रहे हैं। इन दोनों के ऑप्शन देखिए, दोनों सेम लग रहे हैं, मतलब यहाँ थोड़ी सी एक मिस्टेक लग रही है मुझे क्वेश्चन की। नहीं सॉरी, यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ है और यहाँ स्ट्रक्चर है। यहाँ देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ है, यहाँ स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद में मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये ह्यूमन रिसोर्सेज ये भी सेम है और यहाँ पे भी कैपेबिलिटीज़ है और यहाँ स्ट्रक्चर है। तो अपना आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों? ए, कि ए में जो आपको दिया है कि बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी जो होती है बिजनेस को अलाइन करने के लिए वो होती है मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़ कितनी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। बेसिक मैनेजरल स्किल आपने पढ़ी होंगी। HR के जो ऑब्जेक्टिव्स है, क्वालिटीज़ है और उसकी जो स्किल है वो कौन सी? सुपरवाइज तो करता ही है, स्टिमुलेट भी करता है, मोटिवेट भी करता है, मतलब सिंपल सी बात है, एक लीडर में, मैनेजर में और एक HR में ये फैसिलिटी, ये क्वालिटी होती है। क्वालिटीज़ ऑफ HR में आपने पढ़े होंगे तो ये पता होगा। द प्रोसेस विच इज कंटिन्यूअस एंड स्टॉप, जो प्रोसेस कंटिन्यूअस भी होती है और बंद भी होती है, ओनली व्हेन, कब? ऑर्गेनाइजेशन सीजेस टू एग्जिस्ट, जब कंपनी बंद होने की कगार पे या कंपनी एग्जिट करने के चक्कर में हो, तो कब ये होता है? ट्रेनिंग के तौर पे तो नहीं होता, जॉब इवैल्यूएशन के बारे में भी नहीं होता, हायरिंग, जब हायर करती है कंपनी किसी पर्सन को तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। या तो बिजनेस कंटिन्यूटी चलते रहेगा या फिर सडनली स्टॉप भी हो सकता है या उनको निकाल के फेंक सकते हैं हायरिंग किए हुए को। द फॉलोइंग फैक्टर वुड बी रिलेटिवली लो, नीचे दिए गए फैक्टर जो है वो काफ़ी लो है। इफ़ सप्लाई ऑफ द लेबर इज़ हायर दैन डिमांड, अगर सप्लाई, लेबर का सप्लाई अगर ज़्यादा हो डिमांड से, तो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, लेबर कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है या वेज के ऊपर डिपेंड करता है, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए, लेबर का कंसेप्ट डिपेंड होता है उनकी वेज पे, भाई वेजेस जैसी मिलेंगी वैसे लेबर का सप्लाई, जैसे कि आपने डिमांड का लॉ देखा होगा तो उसमें प्राइस के ऊपर होता है, तो लेबर का वेज सबसे इम्पोर्टेंट होता है जिसकी बेस पे वो ठहराया जाता है। द नेशन वाइड कंज्यूमर काउंसिल फॉर्म बाय द गवर्नमेंट
कंप्राइजेज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशन के हिसाब से अगर कंज्यूमर काउंसिल का फॉर्म देखा जाए जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ये थोड़ा सा कंज्यूमर के प्रति सेटिस्फेक्शन के प्रति बनाया गया एक्ट है। कॉस्ट अकाउंट एंड कंज्यूमर नहीं हो सकता है ये भी, बट देखते आगे। वेरियस मिनिस्ट्रीज वो तो होता ही है। मैन्युफैक्चर ऑफ द कॉमर्स, मतलब देखिए इसमें अगर देखा जाए तो कॉमर्स का मैन्युफैक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वेरियस मिनिस्ट्रीज जो MCA की वेबसाइट पे आपको दी होंगी, और कॉस्ट अकाउंट एंड कंज्यूमर्स ये भी होना चाहिए यहाँ पे लगभग। मतलब इसका आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए जनरली, मेरे हिसाब से तो यही आंसर है। आप एक बार अपने हिसाब से क्वेश्चन को टेस्ट कर लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सही होंगे, बट आप ज़रूर ट्राई करिए। हो सकता है एक आध क्वेश्चन रॉन्ग भी हो, बट एज माई बिलीव मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है आपको। द फॉलोइंग इज और आर द ऑप्शन वाइल प्लानिंग ऑफ द सरप्लस। फॉलोइंग जो ऑप्शन है वो प्लानिंग और इसका सरप्लस होता है। सॉरी कहा गया क्वेश्चन, हाँ प्लानिंग। आपने प्लानिंग पढ़ा होगा तो प्लानिंग में आपने देखा होगा कि जो नीचे दिए गए आपको जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट में प्लानिंग, जॉब प्लानिंग जो होती है एक तरीके से, वो रीअसाइन द जॉब, रीड्रेसाइन द जॉब, रिड्यूस द वर्क आवर्स और ऑल ऑफ द अबव, मतलब इसके सभी आंसर सही है। मतलब जॉब प्लानिंग में सभी तीनों चीज़ों का उल्लेख किया जाता है, डिटेल दिया जाता है। द फॉलोइंग सिस्टम इज सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव देन एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। देखिए जब भी अपन ने ऐसे एक क्वेश्चन पढ़े थे कॉस्टली वाला, जो एक्सटर्नल सोर्स जो था रिक्रूटमेंट करने का, तो इसमें आपको क्या दिया है, वो सिस्टम जो सिंपल और लेस एक्सपेंसिव और लेस टाइम कंज्यूम करता हो। तो सबसे इजी सिस्टम कौन सा है? पेयर कंपैरिजन में काफ़ी समय लगता है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सिस्टम में भी कहीं ना कहीं गोपनीयता रखी जाती है। रैंकिंग सिस्टम सबसे इजी, सबसे सिंपल और कम एक्सपेंसिव वाला होता है कि रैंक में किसी को भी डाल दो तो हम आसानी से पता कर सकते हैं। चेकलिस्ट मेथड में नहीं समझता। देन दी फॉलोइंग आर द फैक्टर विच come under the work planning that is component system of HRD। HRD का वर्क कंपोनेंट होता है जो नीचे दिए गए फैक्टर्स है। HRD का वर्क कंपोनेंट कौन सा है? कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस होता ही है, इसमें रोल एनालिसिस भी होता है। आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा HRD के जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट ऑफ HR है। परफॉर्मेंस अप्राइजल तो होता ही है। इसका मतलब इसमें सभी चीज़ें होती है, मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? लगभग D यानी ऑल ऑफ द अबव। द 3 टाइप्स ऑफ फॉरकास्ट आर, कौन से 3 टाइप के फॉरकास्ट देखे जाते हैं? इकोनॉमिक तो होता ही है, एम्प्लॉई मार्केट तो होना ही चाहिए, और कंपनीज का सेल एक्सपांशन होना ही चाहिए। ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट मीडियम ये कोई फॉरकास्टिंग नहीं होता। प्रोडक्शन इकोनॉमिक, कंपनी सेल एक्सपांशन ये तो होता ही नहीं है। और प्रोडक्शन लेबर इकोनॉमिक ये थोड़े से उटपटांग काल्पनिक दिख रहे। इसका आंसर लगभग क्या रहेगा? ए रहेगा, जिसमें इन सब चीज़ों की फॉरकास्टिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर द पॉइंट मेथड जो है अपन इसके पहले देखे थे, क्वेश्चन पॉइंट मेथड का भी आया था। फैक्टर्स जनरली कंसिडर्ड आर, पॉइंट मेथड में क्या कंसिडर किया जाता है? दोस्तों ध्यान रखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें स्किल, एफर्ट और अकाउंटेबिलिटी काफ़ी मायने रखती है। स्किल, एफर्ट और अकाउंटेबिलिटी जनरली, बट बाकी क्वेश्चन में कुछ लिखा है क्या? नहीं, इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, वेज और ये दिया हुआ है। देखिए स्किल रहेगा, एफर्ट रहेगा, अकाउंटेबिलिटी स्ट्रांग रहेंगी, तो कोई भी मेथड में यानी कोई भी चीज़ में एक एम्प्लॉय अगर बैठता है तो पॉइंट मेथड में काफ़ी अग्रेसिव माना जाता है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट। HRD प्रोसेस वेरिएबल इंक्लूड, HRD प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? रोल क्लैरिटी तो होती है, वर्क प्लानिंग भी होती है, बेटर कम्युनिकेशन भी होता है, मतलब क्वालिटीज़ बोल सकते हो एक तरीके से, तो ऑल ऑफ द अबव इसमें आएगा। देन द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन दी सैलरी सर्वे। सैलरी सर्वे जब होता है तो उसमें क्या आता है? एवरेज सैलरी तो आता ही है। इन्फ्लेशन इंडिकेटर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इन्फ्लेशन को देखते हुए सैलरी डिसाइड करना, सैलरी कितनी देना, और सैलरी बजट एवरेजेस वो भी देखा जाता है। मतलब जनरली इसका आंसर भी क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे डी की सीरीज चल रही है शायद से। दी एफोर्ट टू अर्न एडिशनल इनकम, एक एफोर्ट जिससे हम ज़्यादा के पैसे कमा सकते हैं थ्रू अ सेकंड जॉब does not bear fruit. Such a type of effort and consequent result may be called, मतलब एक एफर्ट ऐसा जिससे हम एडिशनल इनकम कमा सकते हैं सेकंड जॉब यूनिट ना देखते हुए, तो वो कौन सा है?
वो रेड मून लाइटिंग है, ब्लू मून लाइटिंग है, येलो मून लाइटिंग है या सिल्वर मून। आपने अगर पढ़े होंगे तो एक छोटी सी टेक्निक है, छोटी सी स्किल है रिजल्ट एनालिसिस की, जो है ब्लू मून लाइटिंग, जिसमें क्या होता है कि हम एडिशनल इनकम अपना एफोर्ड करके बढ़ा सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी मतलब किसी भी सेकंड जॉब में कोई फल की इच्छा ना रखते हुए। यानी कि हम एक ही जॉब से बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं, ना कि दूसरे जॉब में हम आशा रखते हैं कि हमें कहीं वहाँ से कुछ फ्रूट मिलेगा। यानी वही कर्म करे जा फल की चिंता मत कर, ऐसा बोलते कि नहीं। तो सेम वे यहाँ फंडा लागू होता है। देन विच पे इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पे। देखिए आपने वेजेस का अगर लेबर लॉ या लेबर की वेलफेयर एक्टिविटीज़ पढ़ी होंगी तो उसमें पे के बारे में जरूर दिया है, गिवन टू द एम्प्लॉई एंड आल्सो शोन इन दी पे स्ट्रक्चर। पे स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, परफॉर्मेंस सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, सबका वेजेस एक जैसा नहीं रहता, परफॉर्मेंस के बेस पर रहता है, स्ट्रेटेजिक और बोनस और कमीशन, तो ये तो पे स्ट्रक्चर में जाता है। लेकिन मेन क्या है, परफॉर्मेंस। जिस वर्कर का परफॉर्मेंस, जिस एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग हो उसका पे स्केल काफ़ी अच्छा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द HRD स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड में HRD में क्या बैठता है, HRD सिस्टम मैच्योरिटी स्कोर ये बैठता ही है, कॉम्पिटेंसी स्कोर ये भी देखा जाता है। HRD कॉम्पिटेंसी सिस्टम मैच्योरिटी स्कोर, मतलब इसमें दोनों आ गए, A एंड B बोल सकते हो, और मतलब ऑल ऑफ द अबव बोल सकते हो, सिंपल एंड शॉर्ट। द 3 परफॉर्मेंस काउंसलिंग फेजेस। काउंसलिंग में 3 चीज़ें देखी जाती है, काउंसलिंग जो होती है उसमें कौन सी 3 चीज़ें, एक है रैपिंग, बिल्डिंग, एक्सप्लोरेशन एंड एक्शन प्लानिंग, ये तो देखी जाती है। बाकी सपोर्ट बिल्डिंग वगैरह, रैपोर्ट बिल्डिंग वगैरह वगैरह ये सब तो नहीं देखा। इसमें 3 कंपोनेंट या कंसोल जो परफॉर्मेंस के फेजेस है वो ये है, ठीक है। परफॉर्मेंस काउंसलिंग के फेजेस ध्यान में रखना है, रैपोर्ट, बिल्डिंग, एक्सप्लोरेशन एंड एक्शन प्लानिंग। नेक्स्ट, what is that describe that the duty of the job authority relation skill requirement condition of the work। कौन सी चीज़ के लिए डिस्क्राइब किया जाता है ड्यूटीज़ को। ये क्वेश्चन हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, याद होगा। जॉब एनालिसिस के बारे में काफ़ी क्वेश्चन हुए थे जिसमें जॉब के बारे में काफ़ी डिटेल, उसकी स्किल, उसकी रिलेशनशिप और वर्क की कंडीशन के बारे में दिया होता है। तो दोस्तों इस तरीके से होते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस। ये अपना था पार्ट 4। इसके बाद में हम पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इतने क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ोगे और याद रखोगे और शायद आपके एग्जाम के लिए काम आएंगे। क्वेश्चन को बार बार रिवाइंड करो, क्वेश्चन को बार बार करो, जिससे आपको क्वेश्चन याद हो जाए और उसके आंसर भी याद हो जाए। और मेन चीज़, आप थोड़ी सी अपनी बेसिक स्टडी जरूर करो ताकि आपको पेपर में कोई भी प्रॉब्लम न जाए। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट संसार। तब तक इजाज़त दीजिए मुझे। जय हिंद, जय भारत।